रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर के सिंह। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर अमेरिका के जलमंडल की। जलमंडल का मैंने पहला पार्ट पढ़ लिया हूं। आज हमारे द्वारा वो दूसरा पार्ट की चर्चा की जाएगी। तो आज विशेषकर मेरा डिस्कशन होगा उत्तर अमेरिका के जलमंडल में। जलमंडल में हमने नदी को पढ़ लिया था। आज विशेष चर्चा झीलों पे होगी। झीलों पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग टेबल कुर्सी पे बैठे हैं तो पेन पेपर साथ में जरूर रख लेंगे और मेरे साथ आकृतियों के अनुसार जैसे हम पढ़ेंगे आप उन्हीं अनुसार आप अपने सीट पेपर पे यानी अपने व्हाइट सीट पे आप ड्रॉ करते चले जाएंगे, बारीकियों से समझते जाएंगे। ये दोनों काम आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झील की चर्चा करेंगे हम लोग। झील की चर्चा करने से पहले हमें यह समझना होगा कि झील बनने की प्रक्रिया क्या है, कैसे ये झील बनते हैं। क्या आज जो पृथ्वी के जिस भूभाग पे झील है, क्या ये इससे पहले भी झील हुआ करता था? क्या झील सदियों पुराना हुआ है या झील बनने की कोई प्रक्रिया भी है? हम आज चर्चा करेंगे। पहले झील पढ़ने से पहले हम आज ये बात पे विशेष जोर करेंगे कि आखिर झील बनता कैसे है, झील बनने की क्या प्रक्रिया है, कैसे झील बनते हैं, झील बनने में क्या समय लगते हैं या क्या तुरंत झील बन जाते हैं, कितने प्रकार के झील होते हैं। अलग अलग खंडों में हम बांट के आज अध्ययन करेंगे कि झील की बनने की प्रक्रिया क्या है। हम आपको बता दें कि आज से 2 मिलियन ईयर एगो, मतलब 2 मिलियन वर्ष पहले की बात है। जो आज पृथ्वी दिख रहा है, पृथ्वी का स्वरूप क्या ऐसा ही था? तो हम कहेंगे नहीं, उस समय पृथ्वी का स्वरूप कुछ अलग था। 2 मिलियन सालों के बाद ग्लोबल वार्मिंग का दौर आया, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी पर जो ग्लेशियर थे, जो हिम आच्छादित क्षेत्र थे, पिघलेंगे। जब बर्फ पिघलने की घटना शुरुआत होती है तो बर्फ वैसे नहीं पिघलती है। जब वो पिघलती है तो अपने साथ कुछ मिट्टियों को भी बहा के ले जाती है, जिसे हम कहते हैं प्लकिंग एक्शन। यानी बर्फ पिघलने की घटना प्लकिंग एक्शन कहलाता है। यानी प्लकिंग एक्शन को अगर हिंदी में अनुवाद करें तो हम आपको बता दें कि जब बर्फ पिघलती है तो साथ में कुछ मिट्टी के कण भी लेके जाती है, यानी मिट्टी को तोड़ती हुई खड्ड बनाती हुई चली जाती है। उदाहरण के लिए अगर ये बात ऐसे भी समझना चाहे तो पहले हम पृथ्वी की आकृति से बात करेंगे और आकृति पर देखेंगे, अक्षांश और देशांतर को देख करके हम बात करेंगे कि कहाँ का तापमान ज़्यादा है और कहाँ का तापमान कम है। जहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है, ऐसे क्षेत्र में बर्फ पिघलना की कोई घटना नहीं आएगी। जहाँ का तापमान कम है यानी वहाँ बर्फ तो होंगे। तो हम ये पहले तय कर लेते हैं कि पृथ्वी के किस भाग में बर्फ होंगे और किस भाग में नहीं होंगे। इसे समझने के लिए पहले हम पृथ्वी के एक आकृति बना ले और पृथ्वी के आकृति बनाने के उपरांत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये बर्फ किस टाइम पिघलेगी और कब पिघलेगी, कितनी पिघलेगी। अगर ये पिघलेगी तो क्या सारे बर्फ में प्लकिंग एक्शन होंगे या कुछ ही में होंगे। हम अलग अलग खंडों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले ये हम पृथ्वी के कुछ स्वरूप को देख ले। जैसे ये स्वरूप की बात करें, देखिए ये एक पृथ्वी है। आप देख लीजिए, आपको बताए होंगे ये जो है 0 डिग्री अक्षांश है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है। इसी 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, यानी ये नॉर्थ भाग है पृथ्वी का और ये साउथ भाग है, यानी ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं,
0 डिग्री अक्षांश को ही हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर जब आइएगा तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा या इसी को भूमध्य रेखा, भूमि का मध्य रेखा, अलग अलग जगह अलग अलग लिखे रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि ये पृथ्वी का वो भूभाग है, पृथ्वी का वो भाग है जहां पे सन की किरणें लंबवत पड़ती है। यानी सन की किरणें जहां लंबवत पड़ती है तो स्वाभाविक है यहां का तापमान बहुत ज्यादा होंगे। हम जो भाग को रंग रहे हैं ये भाग काफी गर्मी का क्षेत्र होगा। अगर ये गर्मी का क्षेत्र होगा तो जैसे जैसे आप इससे उत्तर जाइएगा या इसी से दक्षिण की ओर जाइएगा तो तापमान में गिरावट आएगी। जब ये इस भाग में पहुंच जाए यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ आ जाए या 66.5 डिग्री साउथ आ जाए तो जो भाग बचे इस भाग के आसपास शीत का मौसम यानी ठंडा प्रदेश कहलाएगा। ठंडा प्रदेश कहलाएगा तो स्वाभाविक है यहाँ पे पानी के जमने की प्रक्रिया भी होगी। तो ऐसे क्षेत्र में पानी का जमाव बहुत ज्यादा होगा। जब यहाँ पानी जमेंगे, पानी का यहाँ जमाव होगा तो बर्फ बनने की प्रक्रिया यहाँ पे इस भाग से कहीं ना कहीं ज्यादा होंगे। जिसे हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल लैप्स रेट, यानी ऊंचाई बढ़ने से भी तापमान में कमी आती है। तो स्वाभाविक है कि अगर आप उत्तरी अक्षांश की ओर जाइएगा तो तापमान तो कमेंगे। तापमान कमेंगे तो यहां काफी ज्यादा मात्रा में बर्फ का जमाव होगा। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। जब इस पृथ्वी का तापमान बढ़ गया तो ये बर्फ पिघलेंगे और बर्फ पिघलते हैं तो जब आप थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा कि आप किसी कहीं पे अगर बर्फ का टुकड़ा या आइस का छोटा सा टुकड़ा रखेंगे, जब वो पिघलेंगे तो साथ में भूमि को भी लेके जाते हैं। यानी वो मिट्टी अपर्दन यानी मृदा अपर्दन का भी एक कारण बनता है। स्वाभाविक है कि यहाँ बर्फ पिघलेंगे तो मृदा का अपर्दन भी होगा और मृदा का जब अपर्दन होगा तो कुछ खड्ड छूट जाएंगे। जैसे हम आपको बताए थे प्लकिंग एक्शन, बर्फ पिघलने की दर में एक घटना घटती है जिसे प्लकिंग एक्शन कहते हैं। प्लकिंग एक्शन यानी तोड़ती खड्ड बनाती चली जाती है। तो जहां पे वो जगह खड्ड बनाती जाती है, अपर्दन हो जाता है, वो गर्त यानी वो निचला भूभाग जब बारिश के पानी से या उच्च भूमि से पानी का जब बहाव होता है तो उसमें आकर के पानी रह जाते हैं तो आमतौर पे झीलों का निर्माण हो जाता है। तो झील निर्माण की प्रक्रिया यही है। यानी आप जब देखिएगा ज्यादातर झील जो ग्लेशियल एरोजन से यानी हिम अपर्दन से जो बनेंगे वो आर्कटिक क्षेत्र में ही नजर आएंगे। क्या ये एक ही प्रक्रिया है झील बनने की? तो हम कहेंगे नहीं, झील बनने की और कई प्रक्रियाएं हैं। हम आज उस एक एक प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे बारीकी से कि ये झील बनने की कितनी प्रक्रियाएं हैं। एक चीज आपको और बता दूं, हमने पहले क्लास में भी पढ़ा है अभिसारी प्लेट यानी जब एक प्लेट, अगर ये प्लेट इधर से जा रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है,
तो आमतौर पे इस आकृति का निर्माण होता है। जब पर्वत बनने की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे तो यही प्रक्रिया से पर्वत बन रहा था। स्वाभाविक है जो जो घाटी का क्षेत्र होगा यहां पे पानी तो अड़ेंगे, पानी आके अटक जाएंगे। जब पानी आके यहां अटक जाएंगे तो झील का निर्माण होगा। तो ऐसे झील का जब निर्माण हो रहा है तो ऐसे झील को विवर्तनिक या टेक्टोनिक प्रकार की झील कहते हैं। टेक्टोनिक का मतलब क्या? अभिसारी प्लेट के टकराने से जब इस तरह से पर्वतों का निर्माण होगा तो ये उठा हुआ भाग जो होगा ये तो पर्वत कहलाएगा, लेकिन जो ये नीचे का भाग होगा ये घाटी होगा, और यहीं पे जब पानी आके अड़ जाएंगे तो झील का निर्माण होंगे। तो पहला प्रकार का झील आपका हो गया टेक्टोनिक प्रकार की झील। तो झील बनने की प्रक्रिया समझ गए, झील होता क्या है वो भी समझ लिए। अब थोड़ा झील के प्रकार पे आए तो हम एक एक करके पहले झील के प्रकार को देख लिए, फिर हम उत्तर अमेरिका के मानचित्रों से झील को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं झील बनने की जो प्रक्रिया है और झील कितने प्रकार के होते हैं हम वो एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर दे। तो देखिए पहला झील टेक्टोनिक प्रकार की झील, यानी वो झील जो दो प्लेटों के टकराने से जिस झील का निर्माण होगा उसे टेक्टोनिक झील कहेंगे। दूसरा आपका होगा, इसको हम मिटा देते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। टेक्टोनिक झील तो हो गया, दूसरा अभी जो चर्चा किए हैं हिमानी झील की, दूसरा है हिमानी झील। अब आपके अंदर से ये आएगा कि ये हिमानी झील क्या होता है। हम आपको बता दें कि हिम अपर्दन से जो खड्ड बनेगा या हिम अपर्दन के बाद जो गर्त वाले भाग में जल का जमाव हो जाए तो यहां से जिस झील का निर्माण होगा उसे हम लोग हिमानी झील कहेंगे। तीसरा है आपका क्रेटर झील। ये आपके अंदर से आएगा, ये क्रेटर झील क्या होता है। हम आपको थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन कर दे, जो क्रेटर झील होता क्या है तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। देखिए ये पृथ्वी का भूभाग है, ये पृथ्वी का भूभाग है। पृथ्वी के इस भूभाग में जब दर्वगलित चट्टान यानी मैग्मा, जब दर्वगलित चट्टान यानी मैग्मा पृथ्वी के सतह पे एक आंतरिक बल आरोपित करेगी, अगर पृथ्वी का जो भाग कमजोर होगा वहां पे ये फूट करके इस रूप का बन जाएगा। देखिए, और इसी से लावा निकलेंगे। जब ये सुसुप्त हो जाए यानी ज्वालामुखी की क्रिया है रुक जाए तो यहां पे एक खड्ड टाइप का इस तरह का आकृति बन जाता है जो आप इसको देख रहे होंगे। तो ये क्रेटर का निर्माण हो जाता है, और इसी क्रेटर में जब पानी आकर के वर्षा की पानी आकर के रह जाए तो क्रेटर झील का निर्माण होता है। अगला है आपका मानव निर्मित झील, या क्रेटर झील इस तरह से भी बनता है जैसे कि उल्का पिंड जब गिर जाए पृथ्वी पर तो होता क्या है, अगर ये पृथ्वी का सतह है और उल्का पिंड गिर जाए तो ये सतह ऐसे हो जाएंगे। देखिए, आप लोनार झील का नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र में है। अगर आप वहां गए भी होंगे तो आपको ये आइडिया जरूर होगा, अगर आपको घूमने का मौका मिला होगा तो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है जो उल्का पिंड के गिरने से बना है। यानी जब उल्का पिंड इस पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं तो इस तरह की आकृति बनती है, और जब इसी आकृति में पानी का आके जमाव हो जाता है तो क्रेटर झील का निर्माण होता है।
तो 3 झील तो पढ़ लिए हम लोग, टेक्टोनिक प्रकार की झील, हिमानी झील और क्रेटर झील। अगला झील है मानव निर्मित झील। आप कहिएगा मानव निर्मित झील क्या होता है? विद्युत के पर्पज से, एनर्जी के पर्पज से, यानी ऊर्जा के पर्पज से हम लोग जब नदी पे बांध बनाते हैं, ऊर्जा के पर्पज से नदी पर बांध बनाते हैं, यानी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत परियोजना के द्वारा जब नदी के पानी को रोका जाता है तो वहां पे एक रिजर्वायर बन जाता है जहां पे पानी का जमाव होता है। इससे बनता है मानव निर्मित झील। हम आपको कल चर्चा किए होंगे, अगली क्लास में चर्चा तो जरूर किए होंगे कि मानव निर्मित झील अमेरिका का कोलोराडो नदी पर हूवर डैम था। अमेरिका के कोलोराडो नदी पर हूवर डैम ऐसे था, इसका नाम था हूवर डैम। इसी हूवर डैम पर यहां झील बना था, यहां एक रिजर्वायर बना था जहां नदी का पानी रुका था, जिसे कहा गया था मीड झील। तो एक तो ये भी हो गया, यानी मीड झील एक मानव निर्मित झील का एग्जाम्पल है। आगे की चर्चा करें हम तो आपका नेक्स्ट आ गया गोखुर झील। इसको हम आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे हम लोग गोखुर झील की। गोखुर झील क्या होता है? जब नदी विसर्पाकार रूप धारण करती है, देखिए जो नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, यानी जो ऊंचाई से गिरती हुई नदी आती है, वो मैदान में प्रवेश करने के बाद ये विसर्पाकार रूप धारण करती है, यानी सर्प के आकार का रूप धारण करती है। जब ये नदी सर्प के आकार का रूप धारण करती है और हमेशा अपने मार्ग बदलती रहती है, तो ऐसे अवस्था में जब नदी ऐसे इस मार्ग से चल रही है और कुछ समय बाद ये नदी इस मार्ग से चले जाए, तो ये जो पार्ट बच गया पानी का, इसे कहा जाता है गोखुर झील। तो क्लियर होगा गोखुर झील। तो आपका ये 5वां झील भी हो गया। छठा बात करेंगे हम लोग लेगुन झील की। ये आपका गोखुर झील। अगला है आपका लेगुन झील। ये लेगुन झील क्या होता है? आपके अंदर से आइडिया आता होगा। आप देखते होंगे अगर ये भारत है, देखिए अगर ये भारत है तो भारत का पश्चिमी भूभाग और पूर्वी भूभाग सीधा तो स्ट्रेट नहीं है, यानी यहां पे आप इस तरह की आकृति देखते होंगे। समुद्र का पानी जब स्थल की ओर चले जाए, यानी तटीय इलाकों में प्रवेश कर जाए, तो उसे हम लोग लेगुन झील का उदाहरण देते हैं। तो उसे हम लोग लेगुन झील कहते हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपको नामों में फंसा लेगा। कई बार क्या होता है, झील का अलग अलग नाम देकर के पूछ लेगा आपको। लेगुन झील क्या होता है, ताल क्या होता है, फिर आपसे ये भी पूछ ले कयाल क्या होता है। लेगुन, ताल और कयाल, फिर से कह दे आपको लेगुन, ताल और कयाल या झील, ये सारा एक ही चीज है। लेगुन, ताल, कयाल और झील सब एक चीज है, कोई किसी से अलग नहीं है। एग्जामिनर अलग अलग नाम से कभी दे देगा एग्जाम में आपको। लेगुन झील आपको जब भी पूछ ले, आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि ये तटीय इलाकाओं का ही झील है, यानी वो भूभाग जो समुद्र के तटीय इलाकाओं से जुड़ा हुआ है, वहीं पे लेगुन झील बनेंगे। यानी जहां जो देश समुद्री सीमा से नहीं लगती है, वहां इस ये बनने की कोई संभावना ही नहीं बनती है।
ताल मतलब भी झील झील ही होता है, कयाल भी झील को ही कहते हैं। अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम है। कई बार क्या होता है, आप एक चीज और देखे होंगे, मरुस्थलीय इलाकाओं में जब तेज तूफान आंधी आती है तो मिट्टी के कुछ कण को उड़ा के चली जाती है, और जब मिट्टी के कण उड़ा के चली जाती है तो वहां पे कुछ खड्डे छोड़ जाती है। उस खड्ड में अगर पानी आ जाए तो ऐसे झील को वायुगढ़ झील कहते हैं। फिर से कह दे आपको, वायुगढ़ झील, वायुगढ़ झील ये क्या होता है? वायुगढ़ झील आमतौर पे मरुस्थल क्षेत्र में जब हवा की तेज आंधी आती है तो वहां के कई मिट्टियों को बहा के लेके चली जाती है, और यही मिट्टी को कहीं और जा करके जमा कर देती है, जिसे हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं, बालुई टिब्बा कहते हैं। यानी बालू का एक तरह का पठार है, पर्वत टाइप का एक बड़ा सा आकृति बना रहता है, जिसे हम लोग बालुई टिब्बा कहते हैं, इंग्लिश में से सैंड ड्यून्स कहते हैं। लेकिन वही जहाँ पे ये गर्त छोड़ती है वहां पे अगर पानी जमा हो जाए तो उसे हम लोग वायुगढ़ झील कहते हैं। यही 7 प्रकार के झीलें हैं आमतौर पे। हम फिर कह रहे हैं, शब्दों पे बारीकी से ध्यान रखेंगे। आमतौर पे यही 7, जनरली यही 7 झीलें होते हैं। अगर इससे 1-2 बढ़ जाए वो अलग चीज है, लेकिन आमतौर पे जो आप एटलस देखिएगा तो ये 7 झील की चर्चा आमतौर पे मिलेंगे, और एग्जाम में इसी 7 झील से पूछने की, इसी 7 प्रकार के झील से पूछने की प्रक्रिया बनी रहती है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हिमानी झील क्या होता है, विवर्तनिक झील क्या होता है, या टेक्टोनिक झील क्या होता है। फिर आपको ये भी समझ आ गया होगा गोखुर झील क्या होता है, क्रेटर झील क्या होता है, या आपको मानव निर्मित झील की भी पहचान हो गई होगी, फिर लैगून झील की भी पहचान हो गई होगी, और रह गया वायुगढ़ झील की, तो ये भी आप जान गए होंगे। ये तो एक झील की प्रकार की चर्चा कर रहे थे। क्या ये झील की प्रकार से ही ये खत्म करेंगे क्लास? नहीं। एग्जामिनेशन दृष्टिकोण में क्या झील के प्रकार पूछे जाएंगे? हाँ, हो सकता है एक आध प्रश्न ऐसे हैं जो आपका अवेयरनेस चेक करने के लिए आपको दे दिया जाए। बताइए कि लेगून झील का निर्माण आमतौर पे कहाँ होते हैं, तो आप कह देंगे वहां पे तटीय क्षेत्रों पे लेगून झील का निर्माण होता है। वायुगढ़ झील कहाँ देखने को मिलते हैं? कि बच्चे को पढ़ाएंगे आप। अगर आप पीआरटी के शिक्षक बनेंगे तो वहां भी तो पढ़ाना है इस चीज को। अगर आप टीजीटी के बनेंगे वहां भी इस चीज को पढ़ाना है। तो स्वाभाविक है कि आपसे वो इन्फॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है। देखिए, वो चीज तो चेक करना चाहता ही होगा कि यह शिक्षक आप अगर आप पढ़ाएंगे तो आपका अवेयरनेस कितना अच्छा है। इसीलिए पूछने की संभावनाएं बनती तो है। लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण खंड है वो उत्तर अमेरिका की झील की है। हम आज देखेंगे उत्तर अमेरिका में झील की क्या स्थितियां हैं। देखिए, आइए हम उत्तर अमेरिका का फिर से मानचित्र बनाएं और उस पर हम लोग चर्चा करें। चलिए चर्चा करते हैं। पहले हम उत्तर अमेरिका का एक मानचित्र बना ले। देखिए, उत्तर अमेरिका के मानचित्र से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका उत्तर अमेरिका है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए, 1 2 3 4 और 5, ये 5 झीलें हैं। ये कनाडा की झील हैं, और एक कनाडा का झील है
तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबका नाम है। पहला का नाम है ग्रेट बियर, पहला का नाम है ग्रेट बियर और दूसरा का नाम है ग्रेट स्लेव। यही ग्रेट स्लेव है जिस झील से मैकेंजी नदी निकलती है, यानी कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी में वो नदी आती है मैकेंजी नदी, जो इसी ग्रेट स्लेव से निकलती है। तीसरा ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, अथाबास्का, अथाबास्का। फिर आपका एक है आपका रेनडियर, एक आपका है रेनडियर, रेनडियर। पांचवा है विनीपेग। ये तो आप क्लियर हो गया होगा। ये 5 झील जो है ये कनाडा की झील है। ग्रेट बियर सबसे ऊपर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और विनीपेग, ये कनाडा की 5 झीलें हैं। और ये पांचों झील हिमानी झील है, क्योंकि 23.5 डिग्री यहां से पास करता है, 60 डिग्री यहां से करता है। तो यानी 60 डिग्री के जो बाद का क्षेत्र है वो तो ठंडा प्रदेश होगा, और ठंडा प्रदेश होगा तो यहाँ पे जो हिम होंगे तो हिम के पिघलने से जो झील बना होगा, आप जब भी कनाडा को देखते होंगे तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े में देखते होंगे। आपको अंदर से आता होगा कि कनाडा क्या इतना छोटा छोटा क्यों टुकड़ा में है। कनाडा का जब आप आकृति देखेंगे तो यहाँ इस तरह से बहुत सारा इस तरह से आइलैंड देखते होंगे। आखिर ये बना किससे? पृथ्वी बनने की प्रक्रिया में क्या इतना ज्यादा टक्कर हुआ कि ये छोटा छोटा टुकड़ा रह गया? नहीं, ये टुकड़ा नहीं था ऐसा। यहां पे हिम से ये ढका हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते जब हिम का अपरदन शुरू हुआ, यानी ग्लेशियल एरोजन स्टार्ट हुआ, तो ये आकृति बनता चला गया। क्योंकि हम आपको बताए थे जहां ग्लेशियल एरोजन होता है वहीं पे प्लकिंग एक्शन होता है, तोड़ती और खड्ड बनाते छोड़ती जाती है। प्लकिंग एक्शन में तोड़ती और खड्ड छोड़ती जाती है। इसी आकृति के चलते यहाँ पे यह आकृति देखने को मिले। तो हम आप लोग इस बात से रूबरू हो गए होंगे कि ये जो आकृतियां हैं ये झीलों की, ये कनाडा की झील है। एग्जाम में दे देगा निम्नलिखित में से कौन कनाडा की झील नहीं है। ये 3 ऑप्शन तो यही रह जाएगा और एक ऑप्शन और दे देगा आपको, चौथा सुपीरियर, सॉरी मिशिगन दे देगा, मिशिगन दे देगा। आप देखिए इनमें से कौन कनाडा की झील नहीं है। अगर आपको वो नहीं आता हो तो आप काफी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो स्वाभाविक है यहां से नजर आ जाएंगे आपको। लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण खंड है हम आपको वो बता दूं कि कनाडा और अमेरिका के बीच 49 डिग्री अक्षांश है। अब आपके अंदर से ये प्रश्न आएगा कि सर अक्षांश रेखा तो सीधी खींची जाती है, यहां ये टेढ़ी क्यों? तो ये अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। 1884 में जब अंतरराष्ट्रीय मान्यता तय हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, जब दो देशों के बीच में नदी झील आ जाए तो दोनों देशों में बराबर बांट देंगे उसको। यानी ये एरिया ग्रेट लेक का एरिया है, महान झील क्षेत्र है ये, और यहाँ पे 5 महान झीलें हैं। उन्हीं झील के चलते यहाँ पे जो 49 डिग्री अक्षांश जो खींचा गया है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। यहीं पे 5 झीलें हैं
और उस 5 झील का नाम है, तो याद रखिएगा 49 डिग्री अक्षांश। 49 डिग्री अक्षांश कहाँ है? तो आप कहेंगे कनाडा और उत्तर अमेरिका के बीच में 49 डिग्री अक्षांश है। यानी कनाडा और उत्तर अमेरिका को, सॉरी, कनाडा और अमेरिका को अलग करने के लिए 49 डिग्री अक्षांश का उपयोग किया जाता है। एक चीज तो क्लियर है। और हम लोग देख लेते हैं ये 5 झील अभी जो पढ़े हैं, इससे पहले वो तो कनाडा का झील था, और कुछ झील ऐसे हैं जो कनाडा और अमेरिका दोनों में है, जिसे हम लोग ग्रेट लेक एरिया कहते हैं, महान झील क्षेत्र कहते हैं। हम आज उस महान झील क्षेत्र को एक बार पढ़ ले, और यहां से प्रश्न तो आते ही हैं। आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी भी है। इसीलिए आप इस बातों को बारीकी से ध्यान रखेंगे कि ये महान झील क्षेत्र है क्या। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, ये आपका सुपीरियर, ये मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। अगर आपको ये 5 झील का नाम ना याद रखे, नहीं हो पाए, तो आप याद रख सकते हैं होम्स। यही है होम्स। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ये 5 झीलों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 5 झील जो है ये पश्चिम से पूरब रेंज है। एग्जाम अगर टफ करने का प्रयास करे, कई बार ये पूछ रखा है कि ग्रेट लेक सिटी या ग्रेट लेक एरिया को में जो झीलें हैं उसे आप पश्चिम से पूरब की ओर सजाएं, या ये पूछता है पूरब से पश्चिम की ओर सजाएं। तो कैसे सजाएंगे आप, इस चीज को ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे बड़ा झील ग्रेट लेक एरिया में जो सबसे बड़ा झील है वो सुपीरियर झील है, और जो सबसे छोटा है वो इरी है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील और सबसे छोटा झील इरी है। और इस बात को याद रखिएगा, ये जो 49 डिग्री है ये ऐसे ही करके पास होता है, ऐसे करके पास करता है। यही है 49 डिग्री अक्षांश। यानी आपसे प्रश्न ये भी पूछ लेगा कि महान झील क्षेत्र में जो झीलें हैं 5 झील, उनमें से कौन सा झील पूरे रूप से, संपूर्ण रूप से वो अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। तो आपका आंसर होगा मिशिगन झील। क्लियर होगा कि मिशिगन एकमात्र ऐसा झील है जो पूरे का पूरे झील अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। बाद बाकी सारे झील का आधा भाग कनाडा में और आधा भाग अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ये झील में नौवहन खूब ज्यादा होता है। नौवहन मतलब यहां से अगर कोई चीज यहां लेके आना हो तो नौवहन के द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। इसीलिए इस दोनों को जोड़ रहा एक नहर है, यानी आपको सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ता हुआ एक नहर है। ये नहर है, इस नहर का नाम है सू नहर। यानी सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ने वाली नहर का नाम है सू नहर। पूछता है एग्जाम में। फिर यहां पे एक वाटरफॉल है, यहां पे पर्वत है तो यहां पे एक वाटरफॉल भी है, यानी नियाग्रा जलप्रपात ह्यूरॉन और ओंटारियो के बीच में है। जलप्रपात, वाटरफॉल जब पानी पहाड़ों से गिरती है तो सामान्यतः जलप्रपात बनाती है,
और जलप्रपात की जो कंसेप्ट है अगर आपको क्लियर है तो याद रखिएगा, इरी और ओंटेरियो के बीच में एक नियाग्रा जलप्रपात है। इरी और ओंटेरियो के बीच में कौन सा जलप्रपात है? तो नियाग्रा जलप्रपात है। यही मेरा झील था, 10 झील। हम इन्हीं 10 झीलों को पढ़ लिए कि कनाडा में कुछ झीलें हैं और कुछ कनाडा और अमेरिका दोनों में झीलें हैं, और ये सारे झील मीठे पानी की झील है। ये सारे झील मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए आज मेरा नेक्स्ट का टॉपिक रहेगा कि थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज भी देख ले। झील खत्म है, जलमंडल आपका कंप्लीट होता है, लेकिन क्या जलमंडल से ही प्रश्न पूछते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। अब आपको कुछ देश की राजधानी भी तो पढ़ना है, ये बच्चे को राजधानी भी तो पढ़ाना होता है, और अच्छे अच्छे एग्जाम में भी राजधानी पूछ लेते हैं। तो चलिए क्यों ना हम उस राजधानी को एक बार हम रिवाइज कर ले या एक बार फिर से डिनोट कर ले। अब आप याद रखिएगा, यहाँ पे ACM ये आपका ए हो गया, इसे कहते हैं फ्लोरिडा पेनिनसुला। फ्लोरिडा प्रायद्वीप यही है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप अमेरिका का भाग है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप अमेरिका का भाग है और यही भाग है। देख लीजिए यहां पे देखिए, इसे कहेंगे ए, ये बी, ये सी और ये डी। याद कर लीजिए, ए मतलब अमेरिका, बी मतलब बहामास, सी मतलब क्यूबा, डी मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक, और डोमिनिकन रिपब्लिक के पीछे हैती है जो कैरेबियन सागर में है। ये सब जो मेजर राजधानियां हैं हम आपको वो बता दूं। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन डीसी, कनाडा का राजधानी ओटावा, और मेक्सिको का राजधानी मेक्सिको सिटी है। फिर हम सेंट्रल अमेरिका कंट्री बहुत महत्वपूर्ण है। सेंट्रल अमेरिका कंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको वो चीज जानना होगा कि सेंट्रल अमेरिका कंट्री में कौन कौन सा कंट्री आता है। चलिए हम लोग सेंट्रल अमेरिका कंट्री में आते हैं। ये सेंट्रल अमेरिका कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, मध्य अमेरिकी देश। मध्य अमेरिकी में 7 देश हैं। आप लोग सिर्फ देश का नाम याद रखेंगे और इस देश का राजधानी भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण राजधानियां हैं यहाँ की। कौन कौन सा है? बिग हैन सिटी। क्या है बिग हैन सिटी? बी से बेलीज, बी से बेलीज, जी से ग्वाटामाले, एच से होंडुरास, ई से अल साल्वाडोर, एन से निकारागुआ, सी से कोस्टारिका और पी से पनामा। चलिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बी से बेलीज, जी से गाटामाले, एच से होंडुरास, ई से अल साल्वाडोर, एन से निकारागुआ, सी से कोस्टारिका और पी से पनामा। ये आपका 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, यानी मध्य अमेरिकी देश है। अब क्यों ना इसका राजधानी का पढ़ ले। बेलीज का कैपिटल है बेल्मोपेन, बेलीज का कैपिटल है बेल्मोपेन, और ग्वाटामाले, बेलीज का कैपिटल आपका बेल्मोपेन। दूसरा है
आपका ग्वाटामाले, ग्वाटामाले का ग्वाटामाले सिटी ही है। होंडुरास का कैपिटल याद रखिएगा, होंडुरास का कैपिटल टेगुसिगाल्पा, होंडुरास का कैपिटल टेगुसिगाल्पा है। और अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर का कैपिटल सैन सल्वाडोर, अल सल्वाडोर का कैपिटल सैन सल्वाडोर। निकारागुआ का कैपिटल मानागुआ। और कोस्टारिका का कैपिटल सैन होसे, याद रखिए कोस्टारिका का, याद रखिएगा कोस्टारिका का सैन होसे लिखा जाता है, JOSE लिखा जाता है, स्पेनिश वर्ड है, इसलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो सैन होसे करेंगे। ये आपका कोस्टारिका का सैन होसे और पनामा का पनामा सिटी है। ये 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, मध्य अमेरिकी देश, और मध्य अमेरिकी देश का कैपिटल भी तो हो गया। तो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कि ये चीज जब हम पढ़े हैं तो थोड़ा सा इनमें एक बार फिर से रिवीजन कर लूं। कनाडा ओटावा है, USA वाशिंगटन DC, फिर आपका हो गया मैक्सिको का मैक्सिको सिटी, बेलीज का बेल्मोपेन, ग्वाटामाले का ग्वाटामाले सिटी, होंडुरास का टेगुसिगल्पा, अल साल्वाडोर का सैन साल्वाडोर, निकारागुआ का मानागुआ, कोस्टारिका का सैन होसे और पनामा का पनामा सिटी है। ये आपका कंट्री का कैपिटल भी हो गया। तो आज मेरा क्लास का एक खंड तो खत्म हुआ। दूसरा खंड है हम लोगों का, वो है आगे की राह। आगे की राह में हम आपको फिर से बता दूं कि हम वैसे प्रश्न लेके आते हैं जो BPSC ने विगत वर्ष पूछ रखा है, और अभी साइंस का सीरीज चल रहा है, तो हम साइंस का सीरीज चलाएंगे। अभी जब साइंस कंप्लीट हो जाएंगे तो किसी और सब्जेक्ट को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। तो अभी आगे की राह में साइंस का सीरीज चलेगा। देखिए, पेट्रोल की गुणवत्ता, पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन संख्या का यूज होता है। पेट्रोल की गुणवत्ता मापने के लिए ऑक्टेन संख्या का यूज होता है। तो वही CNG का जो मुख्य घटक होता है, CNG का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन है। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। CNG का मुख्य घटक जो है वो मीथेन है। फिर आपका अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रिक अम्ल, अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल जिम्मेदार है, यानी HNO3 और H2SO4 दोनों जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों जिम्मेदार है। अगला है भारी जल। भारी जल का जो फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जल का फॉर्मूला H2O, वही भारी जल का फॉर्मूला D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और आपका आगे का रह गया रूबी। रूबी आप देखे होंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये रूबी का फॉर्मूला है। ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, रूबी का इनमें से कौन सा फॉर्मूला रूबी का है, तो Al2O3। एक बार देख लेंगे इस चीज को। फिर आगे का है लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस, हंस गैस। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहते हैं हास्य गैस, मतलब ये गैस का जहां पे लीकेज हो जाए वहां पे व्यक्ति हंसना स्टार्ट कर देता है, इसलिए से कहते हैं लाफिंग गैस, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आज मेरा एक खंड तो खत्म हुआ। अब मेरा अगला खंड है समसमागी का, और समसमागी के एक दो चीज हम फिर से देख लें। तो समसमागी में पढ़ना क्या है, तो आप याद रखिएगा, समसमागी में जहां जहां महिलाओं से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है वो आप बेहतर से याद रखेंगे। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के जो अध्यक्ष बने हैं लवलीना बोरगोहेन, वो भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो भी भारतीय हैं, तो अपने आप में महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन है। वैसे ही भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं वो बने हैं हाल ही में PT उषा, वो भी याद रखेंगे आप। और अगला है आपका
ब्राक 8 एक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। ब्राक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। हम यही समझ के साथ आपके साथ जुड़े थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। हम आपको फिर से बता दूं कि आप ये जो मेरा सीरीज है, वीडियो का हर एक सीरीज है, 1 बाय 1 करके सारा वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, सारा वीडियो का पीडीएफ चाहिए, जितना वीडियो का पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस नंबर से जुड़ के 8789221523 से जुड़ के हम आपको सारे क्लास का पीडीएफ आपको हम पीडीएफ दे देंगे। हर एक क्लास का पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप वो भी हैंड नोट्स जो हम पढ़ा रहे हैं, इस क्लास का पीडीएफ आप इस नंबर से व्हाट्सएप से जुड़ करके या टेलीग्राम पर भी जुड़ करके रिसर्च ग्रुप ऑफ बीपीएससी से आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, वो सारा क्लास मिल जाएंगे। धन्यवाद।